रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड मैट्रिक चैप्टर 1 और चैप्टर 17 सेट्स एंड फंक्शन क्या शॉर्ट वीडियो के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। इसके अंदर जस्ट वो कॉन्सेप्ट जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की जाएगी और वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 17 अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इसके अंदर आपके पास जस्ट सेक्शन बी में हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है और वो 5 मार्क्स का होता है। अब ये एक क्वेश्चन आपके पास 17.3, 17.4 और 17.5 इन तीनों में से किसी एक एक्सरसाइज से आ सकता है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो चाहे डिमॉर्गन्स लॉ का हो सकता है, चाहे ऑर्डर पेयर का हो सकता है, चाहे बाइनरी रिलेशंस का हो सकता है, या फिर एट द एंड वो क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड हो सकता है। फंक्शन इन तमाम टॉपिक्स में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से हमें क्लियर करना है। फंक्शन क्या चीज़ है, फंक्शन की क्या टाइप्स हो सकती हैं, और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो उसी तरह से होगा। दो सेट्स देकर कहा जाएगा कि उनमें उनके दरमियान कोई पर्टिकुलर फंक्शन को हम फाइंड कर लें। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ के ऊपर बात स्टार्ट करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ करने से पहले हमें जस्ट तीन फंक्शंस के हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। शॉर्ट में हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। यूनियन का सिंबल होता है लाइक दिस, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है दिस, और डिफरेंस का सिंबल होता है। लेट सपोज अगर मेरे पास कुछ सेट्स हैं, सेट ए 1 2 3 4 एंड 5, और एक सेट बी है मेरे पास 2 3 5 7, और इन दोनों का एक यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हम उस सेट को कहते हैं कि जितने भी सेट हमारे पास हमने कंसिडर किए हुए हैं वो सारे एलिमेंट उसके अंदर लाजमी मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पर यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के पास भी मौजूद हैं और बी के पास भी मौजूद हैं। अगर मुझे इन दोनों के दरमियान का अगर यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन किस तरह से हम लेंगे। लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पर यूनियन फाइंड करना है तो ए यूनियन बी, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर कर हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 7, सारे एलिमेंट आ गए। अच्छा, इसी तरह से अगर मुझे इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होते हैं, लाइक यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 दोनों में मौजूद है, और इसके अलावा 5 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है। तो ए और बी के दरमियान का जो इंटरसेक्शन होगा वो आ जाएगा हमारे पास 2 3 एंड 5। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस यहाँ पर दो तरह से हम ले सकते हैं। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेट फ्रॉम सेकंड, और डिफरेंस ऑफ सेकंड सेट फ्रॉम फर्स्ट। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करना हो तो जो सेम एलिमेंट है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। अब सेम एलिमेंट आपको क्लियर नज़र आ रहा है, 2 3 5 आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर मुझे ए से बी का डिफरेंस लेना है तो ए के बाद जो एलिमेंट बचेगा वो जस्ट मेरे पास बच रहा है 1 और 4। तो ए और बी का डिफरेंस आ जाएगा 1 4, और बी और ए का अगर डिफरेंस लें रिवर्स ऑर्डर में तो 2 3 5 हमारे पास कैंसिल हो रहा है। अब चूंकि बी सेट पहले है तो बी के पास एलिमेंट बचेगा 7। तो इस तरह से हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिमॉर्गन्स लॉ से आ सकता है। तो डिमॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है इसके ऊपर बात कर लेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली इसके दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि अगर मेरे पास कोई दो सेट है तो इनका होल कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये इसका एक लॉ है। और सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी
कॉम्प्लीमेंट इट इज़ इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट, अगर यूनियन है तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पर यूनियन था इंटरसेक्शन तो इसको हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन और ये हो जाएगा हमारे पास यूनियन, जिसके दो लॉज हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप के डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए आ सकता है। एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एग्जाम, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ हमें डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। हमें तीन सेट्स गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट है, एक है सेट ए और एक है सेट बी। अब डे मॉर्गन्स लॉस को कहा जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हम दोनों में से किसी एक लॉ को प्रूव करेंगे। अब ये हमारी ओन चॉइस का होता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन है किसी एक को प्रूव करना होता है, या अगर इस तरह से नहीं आया तो बोर्ड बाकायदा आपको हाईलाइट करके देगा कि चाहे ये करें या फिर ये करें। अगर जैसे कि मैं यहाँ फर्स्ट वाले को प्रूव करता हूँ तो ये है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ इक्वल ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसका तरीकेकार क्या होगा, पहले हम एक साइड को कंसिडर कर लेंगे, लेट सपोज कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करने पे हमारे पास आ रहा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, तो ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास, ए और बी का यूनियन निकालना है। तो क्लियर यहाँ से आप देख सकते हैं और बी का यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 6 8 एंड 12, 1 2 3 4 6 8 एंड 12। अब अगर सेकेंड मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे, तो अब यूनिवर्सल सेट आपको क्लियर नज़र आ रहा है, 1 टिल 12 एलिमेंट है और ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और ए यूनियन बी के अंदर हमें एलिमेंट मिल रहा है 1 2 3 4 6 8 एंड 12। तो अब डिफरेंस है, जो जो एलिमेंट कैंसिल होगा, 1 एलिमिनेट, 2 एलिमिनेट, 3 4 6 8 एंड 12। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 5 9 10 एंड 11। तो इस तरह से हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर यही चीज़ अगर अब हम राइट हैंड साइड के लिए करते हैं, नाउ कंसिडर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट हैं और इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो इट इज़ इक्वल यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। तो यूनिवर्सल माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यूनिवर्सल में से ए को सेपरेट कर देंगे तो 1 2 3 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5, फिर 6 कैंसिल हो जाएगा, 7, देन हमारे पास आएगा 8, देन 9, देन 10, देन 11, 12 जो कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस समझाने के लिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको कंप्लीट इसको रिप्रेजेंट करना होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। डिफरेंस elements of A are 1 2 3 4 6 and 12। Elimination 1 2 3 4 6 and 12। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचेंगे हमारे पास, 5 7 8 9 10 एंड 11। तो ये मेरे पास ए के लिए हो गया। सिमिलरली अगर हम बी के लिए करते हैं तो बी के एलिमेंट क्या बचेंगे हमारे पास, यूनिवर्सल माइनस बी, तो 2 4 6 से एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास, 2 4 6 होने का एलिमेंट, रिमेनिंग क्या बचने वाले हैं, 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12। अब ये वाला जो सेट है मेरे पास, ये सेट आ गया मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। जिस हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ यहाँ पर, तो इसके एलिमेंट आ रहे हैं 5 7 8 9 10 11, और इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू आ रही है, इस वाले सेट की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12। क्लियर, जो दोनों में कॉमन है वो चेक कर लेंगे,
सबसे पहली चीज़ क्या कॉमन मिल रहा है हमें 5, देन हमें क्या कॉमन मिल रहा है 7, देन हमें क्या कॉमन मिल रहा है 9, और इसके अलावा हमें क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर 11। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम चेक कर लेते हैं। 5, 7, 9, 11, 10 भी कॉमन मिल रहा है तो 10 भी यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक एलिमेंट शायद हम लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर 7 भी हमारे पास बच रहा है इस वाले सेट में। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। चाहे एक क्वेश्चन इस तरह से आपका यूँ आ सकता है। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो चाहे सेकंड जो क्वेश्चन है वो किसी ऑर्डर्ड पेयर्स की वैल्यू को निकालने के लिए आ सकता है। अब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली हमारे पास नंबर्स के वो पेयर होते हैं जो एक्स वाई प्लेन पर किसी पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास वाई एक्सेस है, ये मेरे पास एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट अगर इस जगह को हाईलाइट करेगा तो ये जो चीज़ मेरे पास होगी ये कहलाएगी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा वाई की होती है। इसके क्वेश्चन को देख, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके बुक के एक्सरसाइज 7.17.5 से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन होंगे और कहा जाएगा इन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर से अननोन क्वांटिटीज़ को आप निकालें। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन होता है। लेट सपोज अगर यहाँ पर मैं पहले वाले को देखूँ तो जस्ट इसका सोल्यूशन सेट जो होगा हमें एक बार इस स्टेप को नोट डाउन करना होता है। एक्स -5 10 इज इक्वल 11 कॉमा वाई -7। जस्ट हम ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वलिटी को अप्लाई करते हैं बाय द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मीन्स एफएसआई की वैल्यू एफएसआई की इक्वल हो जाएगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू ऑर्डिनेट के इक्वल। इट इज एक्स -5 इक्वल 11 एंड एक्स इज इक्वल 11 +5 एंड फाइनली एक्स इज इक्वल 16। Similarly, y -7 is equal 10 and y is equal 10 +7 and it is equal 17. So required values of x and y are 16 and 17. अगर इसी तरह से हम सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें तो यही कंडीशन हो जाएगी 5x + 8 इक्वल हो जाएगा 3x + 10 के और 5y - 4 इक्वल हो जाएगा 2y + 2 के। तो अरेंज कर लेंगे टर्म्स को, लाइक टर्म्स एक साथ अरेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, similarly positive to negative and negative to positive. It is 2x and 2, it is 3y and 6. Finally x is equal 1 and y is equal 2। ये क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास काफ़ी आसान से सवाल होता है, इस तरह से काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करें थर्ड वन। नेक्स्ट जो अब हमारे पास क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के अंदर जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो आपके पास हो सकते हैं रिलेशंस के। किसी सेट के कितने रिलेशन बनेंगे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उनके सबसेट्स को फाइंड करना। लेट सपोज अगर मेरे पास एक सेट है ए बी और एक सेट है मेरे पास 1 2, तो इसके नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए पहले अगर मुझे ए और बी का रिलेशन फाइंड करना है, लेट सपोज ये इस तरह से भी आ सकता है कि आप रिलेशन फाइंड करें ए क्रॉस बी के अंदर, या रिलेशन फाइंड करें बी क्रॉस ए के अंदर, या रिलेशन फाइंड करें ए क्रॉस ए के अंदर, या फिर रिलेशन फाइंड करें बी क्रॉस बी के अंदर। कोई एक हर्डली आता है, हम यहाँ पर एक को पिक कर लेंगे। लेट सपोज यहाँ हम ले लेते हैं ए क्रॉस बी के अंदर कितने रिलेशन बनेंगे। अगर मुझे ए क्रॉस बी के रिलेशन को फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालना होगा। इट इज़, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? किसी भी सेट के अंदर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं? ए का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ हो सकता है और ए का एक ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ हो सकता है। सिमिलरली बी का एक ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ हो सकता है और बी का एक ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 4। अब देखेंगे यहाँ पर रिलेशंस कितने बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, ये चेक करने का तरीक़ाकार होता है
2 to the power n। अब ये n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से हम चेक कर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास 4 आ रहे हैं, तो 2 to the power 4 कितनी होती है, 16। तो अगर मैं a क्रॉस b के दरमियान नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूँ तो कितने रिलेशंस आएंगे, इसके 16 रिलेशंस आएंगे। और वन बाय वन इन रिलेशंस को फाइंड कर लेते हैं। हमेशा याद रखना है, सबसे पहला जो रिलेशन होता है किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, वो हमेशा होगा नल सेट। इसके बाद एक सेट वाले शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। सबसे पहले एक रिलेशन नंबर 2 जस्ट A1, फिर रिलेशन नंबर 3 A2, रिलेशन नंबर 4 B1 एंड रिलेशन नंबर 5 B2। यहाँ अब तक हमारे पास 5 रिलेशंस हो चुके हैं। सिमिलरली रिलेशन नंबर 6, 7 एंड 8। अब हमने एक वाले को तो फाइंड कर लिया, अब दो वाले को जब फाइंड करते हैं तो एक को करेंगे फिक्स। लेट्स सपोज A1 को अगर मैंने फिक्स किया तो A1 का एक रिलेशन हमारे पास बन रहा है A2 के साथ, और इसी तरह से A1 का एक रिलेशन बन रहा है B1 के साथ, और इसी तरह से A1 का एक रिलेशन बन रहा है B2 के साथ। जब हमारे पास 8 रिलेशंस हो चुके हैं। सिमिलरली R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 एंड R16। अच्छा, अब हमने A1 को फिक्स कर लिया था। सेकंड, अब हम A2 को फिक्स करते हैं। A2 को फिक्स करने पर इसका एक रिलेशन हमारे पास बनेगा B1 से, और इसी तरह से एक रिलेशन बनेगा B2 से। तो अब A2 के भी दोनों रिलेशन आ गए। अब हम B1 को फिक्स करेंगे। अगर B1 को फिक्स किया जाएगा तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन बनेगा हमारे पास, और वो बनेगा B2। तो इस तरह से हमारे पास 11 रिलेशंस अब तक हो चुके हैं। रिलेशन नंबर 12, दो एलिमेंट को फिक्स कर चुके हैं। अब हम तीन एलिमेंट को फिक्स, एक एलिमेंट को फिक्स कर चुके हैं, दो को फिक्स करेंगे। अगर दो को फिक्स करते हैं तो A1 A2 के साथ एक रिलेशन आएगा B1 का। इसी तरह से A1 A2 का एक रिलेशन आ जाएगा B2 के साथ। नंबर ऑफ रिलेशन अब तक कितने हो चुके हैं हमारे पास, 13, यानी कि 3 अभी हमारे पास और आने हैं। हमने A1 A2 को फिक्स कर लिया। अब हम फिक्स करेंगे A2 B1 को। अगर A2 B1 को फिक्स किया जाए तो A2 B1 का सिर्फ एक रिलेशन पॉसिबल है, जो कि B2 के साथ बनेगा। रिलेशन नंबर 15, हमने इन दोनों को फिक्स कर लिया, A1 A2 को, और फिर A2 B1 को फिक्स कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार A1 B1 को फिक्स कर लेते हैं। अगर A1 B1 को फिक्स करते हैं तो एक रिलेशन बनेगा इसका, एक ही रिलेशन बनेगा इसका B2 के साथ। ठीक है। और सबसे लास्ट में जो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वो सारे के सारे आ जाएंगे A1 A2 एंड B1 B2। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड होते हैं किसी दो सेट्स के दरमियान। नेक्स्ट जो अब हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो फंक्शन से रिलेटेड होगा। अब हम फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। रिलेशंस अच्छे से एक बार रिव्यू कर लें। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की टाइप क्या होती है, बेसिकली रिलेशन से ही फंक्शन आएगा। हमेशा याद रखना है कि हर एक रिलेशन से ही फंक्शन बनता है। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई फंक्शन है वो हर हाल पे रिलेशन होगा, बट रिलेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो। अब फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, क्या इसके टाइप्स हैं, नेक्स्ट इस पर बात कर लेंगे। फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। अब फंक्शन खुद एक रिलेशन होगा। इट मीन्स अगर मेरे पास एक रिलेशन R है जो कि हमने फाइंड किया है A और B के दरमियान। लेट सपोज ये जो सेट हमने ऊपर कंसिडर किया था, अब इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं AB एंड 1 2। अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो सेट A, ये हमारे पास AB, इसके अंदर एलिमेंट्स आ गए।
और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स आ गए 1 2। जब भी रिलेशन की बात करेंगे, जो फर्स्ट सेट होता है हमारे पास वो कहलाता है डोमेन, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड सेट होता है वो कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं 1 2, ये कहलाते हैं रेंज, इनको हम कहते हैं रेंज। लेट सपोज अगर एक फंक्शन है, अगर एक रिलेशन है मेरे पास आर, और जो कि हमारे पास बनकर आया है ए क्रॉस बी से, जैसे ए और बी दो सेट हैं, मैंने इसके दरमियान का ये जितने सारे रिलेशन बनाए हैं ये सारे रिलेशन है ए क्रॉस बी के दरमियान, यानी कि अगर कोई रिलेशन है मेरे पास ए और बी के दरमियान, तो ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ, जब ये दो कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होंगी, यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है उसका डोमेन इक्वल किसके होना चाहिए? ए, यानी कि फर्स्ट सेट के इक्वल, और हर एलिमेंट जो होगा हमारे डोमेन का वो बी के हर एलिमेंट के साथ एक यूनिक इमेज बनाएगा। अब ये क्या है इसका मतलब, इसको आगे हम समझते हैं। लेट सपोज अगर मैं इस फिगर को यहाँ पर कंसिडर कर लूँ इस तरह से, लेट सपोज ए और बी दो सेट्स हैं मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए बी 1 2, अब अगर मैं ए की एक इमेज बना देता हूँ, लेट सपोज ए की एक इमेज आ गई 1 से और बी की एक इमेज आ गई 2 से। अब हम क्लियर देखें कि अगर हम यहाँ इसके डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन है वो आएगा मेरे पास ए बी, और ये सीधे एसोसिएट किसके साथ हो रहा है? हमारे पास सेट ए इसके साथ। और सेकंड चीज़, डोमेन के जो दोनों एलिमेंट हैं वो बी के हर एलिमेंट से एक यूनिक इमेज भी बना रहे हैं, मीन्स ए की एक यूनिक इमेज बन गई, बी की एक यूनिक इमेज बन गई। तो ये ए और बी रिलेशन भी हैं और साथ साथ ये फंक्शन भी हो जाएंगे। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं, अच्छा दिस टाइम ये दो सेट्स हैं मेरे पास। अब इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, और इसके अंदर एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3। अब अगर मैं इनको एसोसिएट करता हूँ, लेट सपोज मैंने एक्स को एसोसिएट किया है, अब अगर मैं z को एसोसिएट नहीं करूं और इसको ऐसे ही छोड़ दूं, इट मीन्स यहाँ अगर देखा जाए तो पहली चीज़ कि जो डोमेन की वैल्यू है वो आ रही है एक्स वाई, सिर्फ दो एलिमेंट्स ने इमेज बनाया, तीसरे ने इमेज नहीं बनाया है। इट मीन्स ये वाला एलिमेंट इमेज बनाने से रह गया, तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट के, डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर इमेज बनना ज़रूरी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज अब मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और ये है 4 5 6। अब यहाँ पर ए ने इमेज बनाई 4 के साथ, 2 ने इमेज बनाई 5 के साथ, और इसी तरह से 2 ने इमेज बना ली 6 के साथ। लेट सपोज इसको हटा देते हैं, तो ये यहाँ पर क्या फंक्शन होगा? चेक करते हैं डेफिनेशन कि भाई डोमेन की वैल्यू जो यहाँ पर जितने एलिमेंट्स ने इमेज बनाया वो डोमेन के इक्वल होने चाहिए। 1 और 2 मैंने इमेज बनाया तो ये डोमेन के इक्वल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन क्या डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए? ये सेटिस्फाई हो रहा है? यहाँ पे चेक करते हैं, 1 ने एक इमेज बनाई 4 से, ठीक है। अब 2 के दो इमेज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 के 2 हैज़ 2 इमेजेस, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी। अब यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं, लेट सपोज 8 9 10। पहले कहा गया कि ए ने 8 मार्क्स लिए और फिर कहा गया कि बी ने भी 8 मार्क्स लिए। पॉसिबल है दो स्टूडेंट एक सेम मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा कि ए ने अगर 8 मार्क्स लिए हैं फिर कहा जाए ए ने 9 मार्क्स लिए हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है, एक एलिमेंट दो इमेजेस फॉर्म नहीं कर सकता, दो क्वांटिटी से एसोसिएट नहीं हो सकता। अब इसके बाद हमारे पास फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं, वो हम आ, देख लेते हैं नेक्स्ट। फंक्शन की टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले सिंपल फंक्शन को देखते हैं, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की पहचान क्या होती है? लेट सपोज अगर मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों ने इमेज बनाई है, इट मीन्स ये फंक्शन होगा। लेकिन जो हमारे पास कोडोमेन की वैल्यू है, कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट से इमेज किसी की भी नहीं बन रही है कि, तो इस टाइप के हम फंक्शन को कहते हैं इनटू फंक्शन, जिसके अंदर कोडोमेन में
कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट रह जाए, बाकी रह जाए, तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं हम इनटू फंक्शन। वन वन फंक्शन जब सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो जाए, ये आपके पास कहलाते हैं वन वन फंक्शन। अच्छा, वन वन फंक्शन को हम आगे चलकर ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं, आगे चलकर इसके ऊपर देख लेंगे आगे के टाइप्स में। अच्छा, वन वन हो गया हमारे पास, इनटू हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ये फंक्शन है यहाँ पर वन वन इंटू। वन वन इंटू को इंजेक्टिव फंक्शन भी हम कह सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो कि एट अ टाइम इंटू भी हो और वन वन भी हो। इट मीन्स देखें यहाँ पर 1 2 3 2 3 4 5 हर एलिमेंट ने अपनी एक इमेज बनाई है, इट मीन्स ये वन वन तो हुआ। अब सेकंड चीज़, हमारे पास बी में एक इमेज बच भी रहा है, तो फिर ये हो गया इंटू, ये एट अ टाइम वन वन भी है, इंटू भी है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव। सेकंड जो हमारे पास आपके पास फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम ऑन टू के अलावा सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इसकी जो यूनिकनेस होती है वो ये होती है कि तीनों एलिमेंट्स ने इमेज बनाए होते हैं, बट हमारे पास जो बी होता है, बी के अंदर कोई भी एलिमेंट इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज बन चुकी होती है, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर बचता नहीं है मेरे पास। ये फंक्शन, ये टाइप होती है आपके पास ऑन टू फंक्शन की, और उसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव। अगेन आपके पास लास्ट जो होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव उस फंक्शन को कहते हैं जो कि एट अ टाइम, बाइजेक्टिव उस फंक्शन को कहते हैं जो कि एट अ टाइम वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपके पास बिल्कुल वन वन से जाके मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास वन वन फंक्शन है वो असल में आपके पास ऑन टू फंक्शन भी होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसकी यहाँ पर। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वन फंक्शन और वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। अब इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेट सपोज एक फंक्शन आप फॉर्म करें पी से क्यू के दरमियान, जो कि क्या हो आपके पास इनटू हो ए बी सी, पी के एलिमेंट एक्स वाई जेड, ये क्यू के एलिमेंट। अब इनटू फंक्शन करना है, इनटू फंक्शन के अंदर आपके पास एक एलिमेंट बचना चाहिए। तो किस तरह से हम करेंगे देख लें। एक इमेज बनाएंगे ए की एक्स के साथ, बी की एक इमेज वाई के साथ, सी की एक इमेज हम वाई के साथ बनाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास इनटू। तीनों एलिमेंट्स ने अपनी इमेज भी बना ली और जो कोड डोमेन है उसके अंदर एक एलिमेंट बच भी रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनटू। सेकंड जो ऑन टू फंक्शन है वो हमें बनाना है आर से पी के दरमियान। सेट आर है हमारे पास पी क्यू आर एस, और सेट पी है मेरे पास ए बी सी। अब ऑन टू फंक्शन के अंदर सारे के सारे एसोसिएट हो जाने चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पी का एक इमेज इससे बना देते हैं, क्यू का बी से, आर का सी से, और एस का भी सी से, तो ये फंक्शन ये टाइप हो जाएगी हमारे पास ऑन टू। ठीक है। अच्छा, थर्ड अब हमें क्या करना है, इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है। इंजेक्टिव फंक्शन को देख लेते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन पी टू आर के दरमियान बनाना है। पी के एलिमेंट हैं ए बी सी, और आर के एलिमेंट हैं पी क्यू आर एस। मीन्स ये इंजेक्टिव, यानी कि एट अ टाइम ये वन वन भी होगा और साथ में इन टू भी होगा, तो इसकी एसोसिएशन हो जाएगी। लेट सपोज ए, तो ये एट अ टाइम वन बन रही है और आपके पास इन टू भी है, तो ये एग्जांपल हो जाएगी इंजेक्टिव फंक्शन की। लास्ट जो आखिरी हमें फॉर्म करना है वो करना है एक फंक्शन q से p के दरमियान जो कि बाइजेक्टिव हो। ये तो सबसे आसान है, q से p के दरमियान x y z ए बी सी, यानी कि वन वन जो करस्पॉन्डेंस होता है वही आपके पास ऑन टू होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा x। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि कौन से हमारे पास फंक्शंस होंगे कौन से नहीं। इसके ऊपर देख लेते हैं। अगर ये फंक्शन होंगे तो टाइप्स भी यहाँ पर हमें बतानी होगी। इसमें चेक करते हैं क्या ये फंक्शन होगा नहीं होगा। 0 2 1 4 2 6, 0 1 2 3 4, 2 4 6 8 10। चलिए मैं चेक करते हैं। 0 ने 2 से बनाया, सही है। 1 ने 4 से बनाया, सही है। 2 ने 6 से बनाया, सही है। 3 ने 8 से बनाया, इसने इमेज नहीं बनाया, इट मीन्स ये फंक्शन नहीं होगा। सेकंड इधर आते हैं, तो 0 1 2 3 4 2 4 6 8 10, 0 1 2 3 4
2 4 6 8 10, यही है सेट हमारे पास। चलिए भाई अब यहाँ चेक कर लेते हैं। 0 10, 0 10 से, अच्छा भाई 1 8 से, 2 6 से, 2 6 से, 3 8 से, और 4 2 से। तो ये फंक्शन होगा और सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन भी होगा और ये होगा हमारे पास 1 1, या फिर हम इसको ऑन टू भी कह सकते हैं, 1 1, या 1 1 ऑन टू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फंक्शन भी है ये, और ये 1 1 या 1 1 ऑन टू भी हो सकता है। सेकंड, इसके बाद वाले के लिए चेक करते हैं भाई। 0 1 2 3 4, इसके लिए 0 2 से एसोसिएट हुआ, 1 4 से हो गया, 2 6 से एसोसिएट हो गया, 3 8 से हो गया, 4 भी 8 से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सब एलिमेंट ने इमेज बनाई, इट मीन्स ये फंक्शन होगा। ठीक है, और यूनिक इमेज भी बन रही है। अब यहाँ पर अगर चेक करते हैं भाई, फंक्शन की डेफिनेशन पर कंप्लीट उतर रहा है ये। ठीक है, बिल्कुल उतर रहा है। हर एक ये भी फंक्शन होगा आपके पास। अब ये फंक्शन की कौन से टाइप से बिलोंग करेगा, एक एलिमेंट बच रहा है, तो ये मेरे पास होगा ऑन टू। ठीक है, ये ऊपर टाइप थी 1 1 हो सकता है, या फिर 1 1 ऑन टू फंक्शन हो सकता है एट अ टाइम, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, बाइजेक्टिव भी हो सकता है, और ये आपके पास सरजेक्टिव फंक्शन हो सकता है ऑन टू के अलावा। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाले के लिए चेक करते हैं, सॉरी फोर्थ वाले के लिए चेक करते हैं। हाँ भाई, 0 एसोसिएट हुआ 2 से, 1 एसोसिएट हो गया 2 से। अब दो डिफरेंट एलिमेंट ने एक ही इमेज बनाई, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब 2 एसोसिएट हो गया 6 से, 3 एसोसिएट हो गया 8 से, 4 एसोसिएट हो गया 10 से। बिल्कुल ये फंक्शन होगा, हर एलिमेंट ने अपनी इमेज बनाई है और यूनिक इमेज बनाई है, बिल्कुल ये फंक्शन है। अच्छा, अब ये फंक्शन की कौन से टाइप से बिलोंग करेगा, एक यहाँ पर बच रहे हैं, तो ये आपके पास होगा प्योर ऑन टू फंक्शन, एक एलिमेंट यहाँ पर बनाने से, इमेज बनाने से बच रहा है। ठीक है, अच्छा लास्ट वाले की अगर बात करी जाए, तो इसके अंदर 0 ने 2 से एसोसिएशन की, 1 ने 4 से, 2 ने 6 से, 3 ने 8 से, 4 ने 10 से, तो अगेन ये भी फंक्शन होगा और ये होगा हमारे पास 1 1। ठीक है, बाकी यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 इसके शॉर्ट जो प्रिपरेशन है इसकी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।